अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेजेस का रिस्क किसी भी नॉर्मली कंसीव प्रेगनेंसी में 10 से 15% होता है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हर फीमेल को ये पता होना चाहिए कि it is something that can happen to anybody. See, there are different types of twins. So, एक होते हैं मोनोकोरियोनिक मोनोनियोटिक ट्विंस. ये वो होते हैं जिनमें दोनों ट्विंस एक ही सैक के अंदर है और उनका ब्लड फ्लो कॉमन प्लेसेंटा से आ रहा है. अगर ट्यूब रप्चर हो जाती है, फट जाती है, बॉडी के अंदर ही इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो जानलेवा हो सकती है. सो वी नॉट ओनली लूज द बेबी. नमस्कार, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बिकॉज यू मैटर. ये इनिशिएटिव डॉक्टर पुनीत कोचर ने स्टार्ट किया है और आज पहले तो मैं वेलकम करूंगी मैम को. ये जो इनिशिएटिव है बिकॉज यू मैटर का मैम, आपने बोला बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिथ्स होते हैं जिनको आप बर्स्ट करना चाहती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी वुमेन की मदरहुड की जर्नी बहुत ईजी नहीं होती है. इसको समझने के लिए ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स के साथ हम आगे आते रहेंगे जहाँ पे उनको अपने हेल्थ बेनिफिट्स पता चलते रहेंगे. टू स्टार्ट विद दिस, अगर हम सबसे पहला ले रहे हैं तो हर कोई जानना चाहेगा मदरहुड की जर्नी के बारे में. आज की बात अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट सिनेरियो की बात करूं तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जैसा वर्ड टर्म कॉइन हो चुका है, जिसको लोग बोलते हैं बिफोर स्टार्टिंग देयर जर्नी वन शुड मीट अ डॉक्टर. एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट मैम? Okay, so before moving on to the question that you asked, Aparna, I would like to thank you for introducing the series that we are starting. Because you matter. हम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हर कोई जो मेरे पास आ रहा है या किसी भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है, उसको ये एहसास होना चाहिए कि उसका होना, उसका सही होना, उसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है. So you really do matter. Whatever you're going through during this journey where you're trying to conceive or you're pregnant or you're a new mother, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप ज़रूरी हैं, इसलिए नहीं कि क्योंकि कोई आपसे ये करवाना चाह रहा है. So you really do matter to us and to everybody else around you. Now, moving to the preconception scenario that has come up, a lot of people these days would want to go to a doctor before they start planning. ये गलत नहीं है, ये सही है. Coming to a doctor to know what is right is absolutely fine. But what I'm surprised at, मुझे क्या आश्चर्यजनक लगता है वो ये है कि लोगों को लगता है कि बिना डॉक्टर से मिले हम प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं कर सकते. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Years ago when our parents conceived us, there was no preconception counseling and they just used to follow a healthy diet, healthy routine, normal sleep pattern और उसी में लोग कंसीव कर जाते थे, जो कि सही है. तो आप हमारे पास आइए, आप हमसे एडवाइस लीजिए, पर ये मत करिए कि जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक हम ट्राई भी नहीं करेंगे, because you're wasting precious time there. So that will be my first advice to you. जैसे प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग की बात करिए, अगर हम बात करते हैं किसी कपल ने फॉर सर्टन डेज ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, नाउ दे वांट टू कम अप टू अ डॉक्टर, व्हाट इज द राइट टाइम टू कम टू अ डॉक्टर? बिकॉज अब कई लोग हो सकता है 6 महीने में ही चले आए, कई लोग 1 महीने में ही कंसीव नहीं हुआ, 2 महीने में कंसीव नहीं हुआ, नाउ दे थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद देम. सो व्हाट इज द आइडियल टाइम जहाँ पे उनको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? So the ideal time here depends on each patient scenario. ये depend करता है एज पर. आइडियली कपल में दोनों की एज पर ज़्यादातर फीमेल की एज पर, जिसने माँ बनना है उसकी बायोलॉजिकल एज पर. दूसरा डिपेंड करता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड फॉर, हाउ लॉन्ग हैव यू एक्चुअली कोहैबिटेटेड. काफ़ी कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ बिकॉज ऑफ द करियर, द जॉब टाइमिंग्स या रोटेशनल ड्यूटीज़ की वजह से साथ रह ही नहीं पा रहे, या वाइफ आपकी गाँव में आपको साथ रहने का टाइम ही नहीं मिला. तो ऐसे केसेस में देयर कोहैबिटेशन पीरियड हैज बीन वेरी लेस. Then it also depends on whether or not either of them is suffering from any disease or any other medical condition. अगर फीमेल की एज 35 या इससे ऊपर है, या आपकी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, या आपको ट्राई करते हुए 2-3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इन केसेस में आपको डॉक्टर को विदिन 6 मंथ्स दिखा देना चाहिए. तो अगर आपने 6 महीने ट्राई किया है विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव और आप नहीं कंसीव कर पा रहे, सी अ डॉक्टर, सी अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. On the other hand, let's say I have a 20-year-old who's been married, not really cohabitating that frequently. इस कपल को 6 महीने में मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. ये कपल चाहे तो 1-2 साल ट्राई करने के बाद एक बेसिक एडवाइस लेने हमारे पास आ सकते हैं. तीसरा सिनेरियो आता है, आपको पता है आपको कोई मेडिकल कंडीशन, आपको शुरू से पता है मुझे PCOS है, मेरे पीरियड्स डिलेड आते हैं, 3 महीने में एक बार पीरियड आता है, या मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, मेरा AMH लो है, ओवेरियन रिजर्व लो है, या there is, let's say, a man who for some reason already knows that he has a low sperm count. There are people who undergo chemotherapy and we freeze their sperm
ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर दे आर इवन मैरिड, एंड वी टेल देम कि जब भी आपकी शादी होगी आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी. सो इन केसेस वेयर यू बीन टोल्ड बाय अ डॉक्टर बिफोर यू गॉट मैरिड, उन केसेस में वेट मत करिए. इवन इफ यू आर मैरिड एंड यू डोंट वांट अ बेबी फॉर अ ईयर, एटलीस्ट सी अ डॉक्टर एंड एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. So unlike you mentioned, ma'am, PCOS जैसी प्रॉब्लम बहुत सारे लड़कियों को, because I believe the number is, अगर 10 लड़कियों 10 में से 4 या 5 लड़कियों को PCOS की प्रॉब्लम is a frequent one. Very true. Yes. Right. So अब इस कंडीशन में लोगों को यही नहीं समझ में आता what is the right time to go to a doctor. They are married also, even if they are not married. Both the conditions, उनको यही नहीं पता कि fertility can be harmed because of this. तो उस सिनेरियो में इन्हें क्या करना चाहिए? Specifically, if I'm talking about a girl who is carrying a PCOS problem with her. Now, see, I'm glad that you brought this up. PCOS usually जो onset होता है वो वजन के साथ होता है. A lot of girls in the teenage time have delayed cycles, जो कि common है. जब भी आपको periods शुरू होते हैं, periods को stabilize होने में usually 2 साल लगते हैं. So irregular cycles, unless you have heavy bleeding, अगर heavy bleeding है तो शुरुआत में ही डॉक्टर को कंसर्न करिए, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू लूज एक्सेसिव ब्लड एंड बिकम एनीमिक. वो नहीं होना चाहिए. पर मान लीजिए एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं है, डिलेड साइकिल्स हैं, पीरियड अभी 11-12 साल की उम्र में शुरू हुए हैं, आप 13-14 साल के, सो गिव द बॉडी टाइम. द पीरियड्स माइट रेगुलराइज ऑन देयर ओन. मीनवाइल एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, एक्सेसिव कार्ब्स, एक्सेसिव मीठा अवॉइड करिए, और कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक एरोबिक एक्टिविटी फॉर अबाउट 45 मिनट्स अ डे हर बच्चे के शेड्यूल में होना चाहिए, हर टीनेजर के शेड्यूल में होना चाहिए. ये बेसिक है टीनेज में. नाउ लेट्स से योर पीरियड्स हैवंट स्टेबलाइज्ड और आपने डॉक्टर को दिखाया, हमने ब्लड टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया और आपको बता दिया कि पीसीओएस है. पहली चीज डरना घबराना नहीं है. जैसे अपर्णा ने कहा, पीसीओएस 10 में से 4 लड़कियों को होता है. टीनेज में जब हम आपके अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ऑलमोस्ट 80% लड़कियों की ओवरीज का पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस आता है. So we don't diagnose PCOS solely on ultrasound findings. It has to be collaborated along with other clinical findings कि आपको hyperandrogenism के features हैं कि नहीं है, जैसे चिन पे या मुस्टैच एरिया में मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ है कि नहीं है. Some people have delayed cycles, some people have other features like acanthosis as well, जिसमें कईयों का शुगर मेटाबॉलिज्म या इंसुलिन मेटाबॉलिज्म भी हिला होता है. तो ये सारी चीजें देखनी जरूरी होती हैं. अगर आपकी इनमें से कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, वी विल स्टार्ट यू ऑन मेडिकल मैनेजमेंट ड्यूरिंग टीनेज ऑल्सो. बट मेजॉरिटी केसेस में ये सब नॉर्मल आते हैं. मेजॉरिटी केसेस में ऑल द पेशेंट नीड्स इज काउंसलिंग. काउंसलिंग किस बात के लिए? पहला कि पीसीओ बीमारी नहीं है, इट इज अ नॉर्मल वेरिएशन. इसको आप काफी हद तक लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरा, पीसीओ का कोई मिराक्युलस लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने दवाई खाई और ये जिंदगी भर के लिए गायब हो जाएगा. तो आप जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस सीख रहे हैं, दे हैव टू बी सस्टेन्ड. आप जितने टाइम तक मेडिसिन लेंगे, पीसीओ ठीक रहेगा. छोड़ेंगे, लापरवाही बरतेंगे, वजन बढ़ेगा, पीसीओ फिर वापस आ जाएगा. सो दिस हैज टू बी अ लाइफ लॉन्ग लेसन. तीसरा, इट्स नॉट लाइक अ लाइफ लॉन्ग डिजीज. यू कांट कंपेयर इट टू अ क्रॉनिक डिजीज जिसमें बॉडी नीचे जाती जा रही है, ढिलकती जा रही है. ऐसा कुछ नहीं होता है. पीसीओ में हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देते हैं. तो अगर आपकी पीरियड्स टाइम पर आ रहे हैं विद और विदाउट मेडिसिन, यू डोंट नीड एनी मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई जस्ट सेड, लाइफस्टाइल चेंजेस. अगर पीरियड्स डिलेड है, वी गिव यू मेडिसिन टू ब्रिंग अबाउट रेगुलर पीरियड्स. वी ऑल्सो काउंसिल यू दैट वंस यू आर मैरिड, अगर साइकिल्स रेगुलर हैं तो एक सर्टन टाइम के बाद ट्राई फॉर द प्रेगनेंसी, डोंट डिले इट फॉर टू लॉन्ग. सो आई नॉर्मली टेल माई पीसीओ टीनेजर्स, गेट मैरिड बाय लेट 20s. आपका टारगेट होना चाहिए 30-32 साल तक एक बच्चा हो जाए. ये किसी किताब में नहीं है. दिस इज अ पर्सनल एडवाइस दैट आई थिंक शुड बी फॉलोड. आई वाज कमिंग अप विद दिस क्वेश्चन बिकॉज़ ये पर्सनल, लोग बोलेंगे पर्सनल चॉइस है हमारा to bring the baby into the world. I totally agree. So see, the reason I'm saying this is because now that I'm in late 40s, I've realized I myself got married after 30. The problem is these days a lot of women are struggling with conception in their mid 30s, which is why I'm saying somebody who knows कि मेरा conception मुश्किल से होगा, उनको टारगेट लेट 20s अर्ली 30s का रख के चलना चाहिए. और अगर फॉर whatever reason आपका करियर एस्पिरेशंस हैं, you don't want to have children that early during your lifespan, then explore other options. Explore कि मेरा एमएच कितना है, इसके हिसाब से मैं कितना और डिले कर सकती हूँ,
मुझे उस Right. साइड से एम्ब्रियोज फ्रीज करा के रखने की जरूरत तो नहीं है। अभी हम पीसीओ से बहुत ऑफ टॉपिक चले गए। क्योंकि मैम यहाँ पे बात हमारी आती है कि यू बीइंग अ डॉक्टर एंड टेलिंग द एज इज अबाउट अ नंबर, लाइक नंबर, इट इज द नंबर, राइट? सो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। सो ये समझाना शायद व्यूअर्स के लिए बहुत समझना भी बहुत जरूरी है, एंड एट द सेम पॉइंट समझाना फॉर यू एज अ डॉक्टर भी बहुत जरूरी है कि राइट एज पे अगर कंसीव किया तो बहुत लॉट ऑफ ऑप्शंस आते हैं। Very true. Right age ना एक अपना एक it's a big question. What is the right age? What is the right age to have babies? Right. So there is no right age. You have to individualize for yourself. जो patient मेरे पास 20 साल की उम्र में आई है, saying that I want a baby and she's already been married for 2 years for whatever reasons. हर किसी के घर की condition अलग होती है, हर किसी के aspirations अलग होती है. वो गलत नहीं है. हालांकि मेरे लिए वो खुद ही छोटी बच्ची है. But if she thinks she's ready, her family thinks she's ready, she gets to decide. For me, the right age, clinically, as a mother, as a gynecologist, as a fertility specialist, as I just said, is late 20s and early 30s. That is the best time to have a child, because by the time you are mature mentally, most people, not doctors, not maybe a lot of other people from other careers as well, most people have finished their studies, are settling down into their careers. So वो भी एक apt time हो जाता है. इंडिया में हमारे पास एक फायदा और है, आपके पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम है. आई वर्कड इन यूके वेयर वी यूज्ड टू हैव न्यूक्लियर फैमिलीज, व्हिच इज व्हाई वुमेन यूज्ड टू प्लान प्रेगनेंसीज इवन अ बिट लेटर. यहाँ क्या है, आपके पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम है. सो इवन इफ यू आर स्टिल स्टडीइंग, इवन इफ you are going in for a new job which is going to be more demanding, and you either planning a pregnancy or you're contemplating कि pregnancy करनी है नहीं करनी, या एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी हो गई और आप सोच रहे हैं इसको रखें ना रखें, अच्छी बात यह है कि यहाँ आपके पास मम्मी पापा है दोनों, हस्बैंड के साइड के, आपके साइड के, कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम है जो आपको प्रेगनेंसी में हेल्प कर सकते हैं, आगे बच्चा पालने में हेल्प कर सकते हैं. Exactly. So that is a good thing that we have in our country. The family support helps you during the pregnancy and even afterwards. So now I'm coming to one more question. कई बार ऐसा होता है, as you mentioned, late 20s and starting of 30s, you're reaching to a point. कई बार ऐसा होता है कि आपकी promotions due होते हैं on certain stake. बहुत सारे jobs का stake होता है, promotion हो गया, आपको career में you're having a growth and suddenly thinking about a baby, going through that 1 year stop altogether. मतलब हर तरह से एक stop लग गया. Maybe they might be getting maternal leaves and everything, but दिमाग में तो as a lady उसके रहता है कि now I'll be on a back foot. So what is your suggestion to those kind of ladies जिनको लगता है कि अब this is a stop and how will I move? अब ये बच्चा ना करें ज़्यादा अच्छा है. Later on once I receive to I reach to a certain level, उसके बाद मैं बच्चा कर लूँगी. So Aparna, again, मैं ना बीच में तुम्हें रोकने वाली थी when you said कि करियर स्टॉप 1 साल के लिए. क्यों करना है करियर स्टॉप 1 साल के लिए? मेजॉरिटी लोग प्रेगनेंसी के दौरान कैन कंटिन्यू विद द वर्क. ओनली वेरी फ्यू केसेस वेयर देयर आर कॉम्प्लिकेशंस हम लोग बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं. नेचुरल क्या, आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसीज में भी मैंने कभी पेशेंट को बेड रेस्ट नहीं कहा, unless they have a twin pregnancy or some other complications where for certain period they might have to restrict work. So अगर हम normal conceived या IVF singleton pregnancy non complication की बात करें, you can continue with your studies, with your job throughout the duration of pregnancy. The doctors will support you. The doctors do everything possible to make your journey smooth, and so does your family in most cases. Now there are people जिनके ऑफिस वाले बहुत सपोर्टिव नहीं होते. There are people जिनके ऑफिस वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं. Right. So what I normally do is I tell my patient कि तुम्हें मेरे से लीव सर्टिफिकेट चाहिए, I'm happy to give you a leave certificate. If you think that I'm able to cope up with the work at my office or with the new job demands, then continue doing that. There is also the option of working from home these days. Right. So this option can also be used by women who find going to the office, commuting or sitting there throughout very taxing. So essentially आप प्रेगनेंसी के पूरे 37-38 वीक्स काम कर सकते हैं. डिलीवरी के बाद आपको एक शॉर्ट ब्रेक की जरूरत पड़ेगी. वो तो हम घूमने के लिए भी लेते हैं. देयर आर पीपल हु टेक a few weeks or a month or 2 months break. Right. अब कितनी पैटर्निटी लीव आपको मिलती है और कितनी आप लेना चाहते हैं, ये भी इंडिविजुअलाइज किया जाता है. A lot of offices give 6 months paid maternity leave,
Some give shorter, some give longer. Longer. There are options of getting an extension. And nowadays paternal leaves are also there. Yes, paternity leaves भी मिलती हैं. So with reference to this, I'd like to point out a very recent incident that happened with me. मैंने 1-2 दिन पहले ही एक पेशेंट देखी जो खुद डॉक्टर हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं. So she's completed 1.5 year of her PG और 1.5 year is left. They came to me for freezing their embryos क्योंकि ट्रांसफर वो चाह रही थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कराएं. अब घर वालों ने पूछा कि पीजी के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें. सो माय क्वेश्चन वाज एक्सटेंशन क्यों लेना है? आपको अगर आईवीएफ करना है, अपने एम्ब्रियोस फ्रीज कराने हैं, आप ये विजिट्स आपको आईवीएफ के लिए कितनी बार क्लिनिक आना होगा? 3 मॉनिटरिंग स्कैन्स, 1 पिकअप, 1 ट्रांसफर, कुल मिलाकर कुछ अंदाजन 6 बार आपका क्लिनिक विजिट लगेगा, जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है. Similarly, अगर यही पेशेंट ट्रांसफर भी कराना चाहे, we can time it so that it does not fall at the time of her examinations, her assessments, या ऐसे टाइम पे उसको दिक्कत ना आए जब उसकी वहाँ पे हेवी ड्यूटीज चल रही हैं. तो ये सारी चीजें आप डॉक्टर से डिस्कस करके अपने शेड्यूल के हिसाब से फिट कर सकते हैं. करियर स्टॉप, अपर्णा, I have 2 kids, they are now teenagers. I never took a career stop. During pregnancy बिल्कुल नहीं लिया. जी. When they were born, I myself wanted to give them time. So that was my choice that I took a 5 to 6 month off both the times. बहुत लोग 2-3 महीने लेते हैं. मुझे लगता है 6 महीने देने चाहिए बच्चे को. But that is a personal choice. That is right. something that has to be individualized That's again. Right. Ma'am, before I talk about pregnancy period के बारे में, so I would like to know कि प्री-कंसेप्शनल काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट हैं जो अ पर्सन शुड नोट डाउन कि ये करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए. Okay, so again important. पहली चीज़, आपकी जनरल बॉडी फिट होनी चाहिए. कैसे होगी? अगर आप सही खान पान का सेवन कर रहे हैं, if you're taking the right diet, if you're getting adequate sleep, if you are not stressed, so ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करती हैं आपकी हेल्थ को ना. आपका कोई मील स्किप नहीं होना चाहिए, आप क्रैश डाइट पर नहीं होने चाहिए. देन यू शुड हैव रेगुलर एक्सरसाइज जिससे बॉडी का सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहता है, सो दैट द बॉडी इज नॉट अंडर अनड्यू स्ट्रेस या अननेसेसरी स्ट्रेसफुल पीरियड में नहीं चल रही. देन टेकिंग फोलिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन विच वी एडवाइज every woman should start taking 2 to 3 months before you start planning a pregnancy. एक सिंपल सी गोली आती है, ये बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स माने ब्रेन और स्पाइन के डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है. सो सरप्राइजिंग बात यह है कि बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी से पहले ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए. सो व्हेनेवर यू थिंक यू आर रेडी टू हैव अ बेबी, पहली चीज़ फोलिक एसिड शुरू करिए. दूसरा, अपनी डाइट ठीक रखिए. तीसरा, कुछ एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल करिए. अच्छा, एक्सरसाइज से मुझे ये भी ध्यान आया, बहुत लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करना है, एक्सरसाइज छोड़ दो. राइट. बिल्कुल नहीं है ना. अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे, बॉडी सिडेंट्री हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है, इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत बढ़ सकती है, और चीज़ें बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, ये सारी चीज़ें भी सिडेंट्री लाइफस्टाइल में ज़्यादा डेवलप होती हैं. तो एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है. प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कितना करना है वो हम आपको गाइड करेंगे, पर पहले आप कुछ भी गिव अप मत करिए. कंटिन्यू लिविंग योर लाइफस्टाइल. गिव अप करना है तो बुरी आदतें, स्मोकिंग, alcohol intake. Alcohol should be within a certain limit. Again, we can discuss this with you. Right. Other drug abuse. These are things that should be cut down. Stress कम करिए, नींद पूरी करिए. So एक healthy routine में आइए जिससे कि कंसीव करना आसान हो जाए. Exactly. So ma'am, now talking about the pregnancy, already some of the couples are pregnant. कई बार ऐसा होता है वो right time पे डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाते. They're avoiding, maybe there can be certain reasons. रोज का उनके डेली कोर्स ऐसे हैं. So apart from this, या busy हैं, अब उन्होंने 1-2 हफ्ते तो ऐसे निकाल दिया, महीना भर निकाल दिया, लोगों को लगा नॉर्मल है महीना निकल जाना, तो it's absolutely fine. But what is the right time that they should visit a doctor after getting to know कि yeah, I've missed my periods? So ideal time is as soon as you come to know that you've missed a period or you have a positive urine pregnancy test. जैसे ही आपको पता चलता है, contact a doctor, see a doctor. What would the doctor do? पहला, make sure कि आप फोलिक एसिड ले रहे हो, वो आप खुद भी ले सकते हैं. दूसरा, make sure that the pregnancy is a healthy growing pregnancy and that it is in the right place. So some people have a pregnancy which does not implant in the uterus,
but it might get implanted in one of the tubes. So इसका पता आपको अर्ली प्रेगनेंसी में चल सकता है, और जितनी अर्ली पता चलेगा उतना कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो पाएंगी. इसलिए आपको जैसे ही पता चले कि आपका पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आया है, इट इज आइडियल टू कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर. अब अपर्णा, यू सेड दैट कई लोग सोचते हैं कि अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, 3 हफ्ते ही हुए हैं, exactly. जाएंगे. कमाल की बात यह है कि यहाँ भी किस्मत हमारा साथ देती है. तो अगर किस्मत सही रही, आपने डॉक्टर को 3 महीने नहीं दिखाया, बच्चा फिर भी सही बढ़ जाएगा. सिर्फ फोलिक एसिड लेते रहो, टेस्ट नहीं हुए, सब सही रहा, सब सही निकल जाएगा. But the problem is then you are relying a lot on fate. You don't have anything in control. So हमें नहीं पता कि बच्चे की धड़कन आई नहीं आई, ग्रोथ ठीक चल रही है नहीं चल रही, यूट्रस में है कि नहीं है, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही. तो अगर हम ये सब कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना चाहते हैं तो डॉक्टर को जल्दी दिखाइए. Because I was coming to this question, ये शायद किसी भी के लिए बहुत इमोशनल क्वेश्चन हो जाता है कि we start celebrating too early. हमें लगता है कि नहीं, अब तो प्रेगनेंसी आ गई, it's all done, मतलब like we are very happy, sorted couple. जैसे आपने बोला हार्ट बीट स्किप हो गई. So ये जब सिनेरियोज होते हैं ना, तो बहुत हार्ट like it's like very heart wrenching होते हैं, या बोल दीजिए it's very painful, but ये हमें पता ही नहीं चलता because we have delayed going to a doctor. So अनएक्सप्लेन मिसकैरेजेस का रिस्क किसी भी नॉर्मली कंसीव प्रेगनेंसी में 10 से 15% होता है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हर फीमेल को ये पता होना चाहिए कि इट इज समथिंग दैट कैन हैपन टू एनीबडी, एंड इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. सी, आई एम श्योर नथिंग कैन मेंटली प्रिपेयर यू फॉर अ प्रेगनेंसी लॉस. बट अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि ऐसा भी होता है लोगों के पास, इट हिट्स वर्स. On the other hand, if you're prepared and you're seeing a doctor, one, we can help avoid the complications. two, अगर हो भी रही है, उसका कारण जाना जा सकता है, अगली बार ऐसा ना हो, इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है. So these are things which help you tide over such complications a little more easily. I'm not saying it is going to be easier for you if you see a doctor. Nothing can prepare you for a pregnancy loss. But being mentally prepared, even if you're not seeing a doctor immediately, knowing कि हाँ ये complication होती है, किसी के साथ भी हो सकती है, उसी से आपको आगे चलने का रास्ता मिल जाएगा. So मैम, मूविंग अहेड प्रेगनेंसी जर्नी की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्कैन्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं. तो अगर हम उनके बारे में बात करें, टू टेल ऑल द ऑडियंस कि कौन से वो मैंडेटरी स्कैन्स हैं जिनको तो गो थ्रू करना ही करना है. So mandatory scans, I would say, are about 4 in pregnancy. पहला होता है आपका cardiac activity scan. ये अलग अलग लैब्स में 6 to 8 वीक्स के बीच में किया जाता है टू डिटरमिन कि बच्चा यूट्रस के अंदर है, नंबर ऑफ जेस्टेशंस, कितनी प्रेगनेंसीज हैं, सिंगल है, ट्विन्स हैं, किस प्रकार के ट्विन्स हैं, और बच्चे की धड़कन आ गई. सो दैट इज द फर्स्ट स्कैन. सेकेंड जरूरी स्कैन होता है 12 वीक्स या NT-NB स्कैन, जिसमें कि बच्चे के बेबी के फीटस के नेक के पीछे की स्किन की थिकनेस, जिसको न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी बोलते हैं, नापी जाती है, और नेजल बोन डिटरमिन करी जाती है. इनसे पता चलता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या ऐसी कोई और जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज होने का रिस्क ज़्यादा तो नहीं है. इसके साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं. द थर्ड इम्पॉर्टेंट स्कैन इज द लेवल 2 स्कैन. लेवल 2 स्कैन अप्रॉक्सीमेटली 18 to 22 वीक्स के बीच में किया जाता है. इसमें सारे ऑर्गन्स, मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर चेक्ड बाय द रेडियोलॉजिस्ट. और फिर एक जरूरी स्कैन होता है ग्रोथ स्कैन, जो कि अलग अलग लैब समवेयर अराउंड 30 to 34 या 36 वीक्स के बीच में कराते हैं. अब ये 4 बेसिक स्कैन्स हैं जो हर पेशेंट के होने चाहिए. इसके अलावा कई लोगों को फ्रीक्वेंट स्कैन्स की जरूरत पड़ती है. सम पीपल नीड एन अल्ट्रासाउंड एवरी 2 वीक्स इन अर्ली प्रेगनेंसी, क्योंकि उनकी पिछली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज था, या जब पहला स्कैन किया था तब अभी हार्ट बीट नहीं आई थी, तो दोबारा एक बार देखनी पड़ेगी. Some people need frequent growth scans. Growth scans twins में हर महीने कराए जाते हैं. For a twin pregnancy, we do an ultrasound every 4 weeks, yeah, every month. फिर Why is it important? 4 months, ma'am? See, there are different types of twins. So एक होते हैं मोनोकोरियोनिक, मोनोनियोटिक twins. ये वो होते हैं जिनमें दोनों twins एक ही sac के अंदर है और उनका blood flow common placenta से आ रहा है. This, and then there is a monochorionic diamniotic. इसमें क्या होता है, although they have two different sacs, the flow is still shared. They might still be having the same blood flow. So ये दोनों ही
एज कम्पेयर टू डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक। डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक होते हैं जो अलग अंडे अलग स्पर्म से बने हैं, मोनोकोरियोनिक होते हैं जो एक ही एग और स्पर्म से बना था जाइगोट पर स्प्लिट हो गया। सो जो डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक है दे हैव फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस, उनमें फ्रीक्वेंट स्कैन्स ना भी किए जाएं फिर भी चल जाएगा, but the other two have a very high chance of complications occurring as the baby is growing. So sometimes the flow to one of the baby increases and the flow to the other one decreases. ये चीजें आपको frequent scans starting from about 16 weeks onwards से ही पता चल पाएंगी, और कोई भी complication आपको आती हुई दिख रही है तो these days treatments for all these things are available. So which is why twins में we do frequent scans to determine कि दोनों की growth में कोई discrepancy तो नहीं आ रही। अच्छा, मैंने जैसे बताया आपको कि जो सेम से बने हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, पर जो अलग एग और अलग स्पर्म से बने उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होती है, बट दैट स्टिल डज नॉट ब्रिंग देम टू द बेसिक नंबर ऑफ स्कैन्स और बेसिक रिस्क एनालिसिस ऑफ अ सिंगलटन प्रेगनेंसी। सिंगलटन से कंपैरेटिवली ट्विंस में हमें थोड़े ज्यादा फ्रीक्वेंट स्कैन्स करने पड़ेंगे, थोड़ा ग्रोथ का ज्यादा ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द रीजन। सो मैम, जैसे ग्रोथ स्कैन्स वगैरह की बात करी हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बहुत बार कई प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें, जैसे आपने बोला, फ्रीक्वेंट स्कैन्स होते हैं, उसमें एक मिथ आता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत रेगुलर अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट बेबी, या इतना अल्ट्रासाउंड होगा कि यू कैन ऑल्सो लीड टू अबॉर्शन, इस तरह की भी लोग बातें करते हैं। अच्छा, ये ना बिल्कुल बेबुनियाद है, बिकॉज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती हैं। मेरी खुद की प्रेगनेंसी में आई वाज इन यूके, सो यूके दे डू योर फर्स्ट स्कैन फॉर अ प्राइमरी पेशेंट, जिसका पहला बच्चा है वो सीधा 8 to 9 वीक्स पे देंगे। नाउ बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आई वाज वेरी एप्रीहेंसिव कि टॉपिक तो नहीं है, हार्ट बीट ठीक है, ये सब कौन दिखाएगा। So because I was working in a fertility center, I used to get frequent scans. मेरा पहला स्कैन 4 to 5 वीक्स के बीच में हुआ था, जानने के लिए कि एक टॉपिक तो नहीं है। So we do it for some of our patients who are worried, and it is absolutely safe. ना आप कितने भी अल्ट्रासाउंड्स कराएं प्रेगनेंसी में, बच्चे को कुछ नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा। प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। इट डज नॉट लीड टू मिसकैरेजेस, अर्ली डिलीवरीज, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, कुछ नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड सेफ होता है प्रेगनेंसी में। अब मैम, अभी आपने रेफर किया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बहुत सारे लोगों को ये टर्म पता ही नहीं होगा होता क्या है, तो वन शुड नो एग्जैक्टली कि क्या है ये। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजुअली जब प्रेगनेंसी ठहरती है, प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर, वूम्ब के अंदर ठहरती है। नेचुरली जब बॉडी में बच्चा कंसीव होता है, द एग एंड द स्पर्म फर्टिलाइज इन वन ऑफ द ट्यूब्स, फलोपियन ट्यूब, और वहां से वो अगले 5 दिन में ट्रैवर्स करके यूट्रस के अंदर आता है, वूम्ब के अंदर आता है, वहां जाके टिकता है। कई लोगों में ये एम्ब्रियो ट्यूब में ही फंस जाता है, या ट्यूब के बजाय और कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, ओवरी में हो सकता है, आपकी पेरिटोनियल कैविटी में कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है। तो यूट्रस के अलावा कहीं भी ठहरने वाली प्रेगनेंसी को एक्टोपिक बोलते हैं। एक्टोपिक माने अपनी जगह पर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यूट्रस ऐसा बनाया गया है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा यूट्रस का साइज बढ़ेगा ना। हमारा नॉर्मल यूट्रस जो होता है इस साइज का होता है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन एग, एंड इट ग्रोज टू अप टिल हियर, आपके जिफिस्टर्नम तक आ जाता है। पूरा टर्म साइज यूट्रस अच्छी खासी फुटबॉल से बड़ा हो जाता है। सो क्यों हो जाता है? बिकॉज द यूट्रस इज ग्रोइंग अलॉन्ग विद द बेबी। बॉडी का कोई और ऑर्गन इस रेट पे ग्रो नहीं कर सकता बेबी को अकोमोडेट करने के लिए। तो अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में होगी, किसी पॉइंट पे 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते पे आके ट्यूब फट जाएगी। अगर ट्यूब रप्चर हो जाती है, फट जाती है, बॉडी के अंदर ही इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो जानलेवा हो सकती है। सो वी नॉट ओनली लूज द बेबी, there is a risk of losing the patient as well, which is why it is better to rule out an ectopic pregnancy. अब ऐसा क्यों है कि I am worried about an ectopic, and I told you that my own pregnancy they gave me the first scan at 9 weeks. Why is the system in other countries not worried about ectopics? वो इसलिए है क्योंकि एक नॉर्मल पेशेंट में जिसकी पहले कोई प्रेगनेंसी लॉसेस नहीं है, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं, किसी भी एक रैंडम फीमेल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस 2% होता है। 2% or less than 2%. So what some countries do, like UK, there the entire medical system is funded by the NHS. NHS उनकी गवर्नमेंट एजेंसी है। हमारे यहाँ क्या है, we go privately and we pay for an ultrasound. Right. वहाँ क्या है, सब पूरे देश का NHS ने संभाल रखा है। तो वो ये देखकर स्कैन करते हैं कि 8 हफ्ते तक या 9 हफ्ते तक बच्चे की धड़कन ठीक ठाक आ जानी चाहिए, ग्रोथ ठीक ठाक दिख जानी चाहिए, इसलिए पहला स्कैन तभी करते हैं।
वो यूजुअली ये मान के चलते हैं कि एक्टोपिक होगी तो आपको ब्लीडिंग होगी, पेन होगी, कोई दिक्कत आएगी, हम तब देखेंगे, तब उसको टैकल करेंगे। हाई रिस्क पेशेंट में वो स्कैन जल्दी करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज वी कैन अफोर्ड ट्रीटमेंट, नंबर 1. Right. Number 2, it is not that expensive. So even for people who are not that affording, एक अल्ट्रासाउंड ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कंसल्टेशन यूजुअली उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, we don't have to pay several hundred pounds. Right. So इसलिए जितना जल्दी आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक नहीं है, उतना सर्जिकल मैनेजमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे और दवाई से या इंजेक्शन से, ओरल मेडिकेशन से या इंजेक्टेबल मेडिसिन से मैनेज हो पाएगा। इसलिए आइडियल रहता है कि थोड़ा जल्दी दिखाया जाए डॉक्टर को। सो मैम, क्योंकि हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, देयर कम्स अ क्वेश्चन, कई बार ओवर द काउंटर जाके हम एमटीपी किट ले लेते हैं या इस तरह की मेडिसिन ले लेते हैं जिससे हमारा अबॉर्शन बिकम्स इजी फॉर देम, एंड कई लड़कियां बहुत बार इसको यूज कर लेती हैं। वेरी डेंजरस। सो हाउ डेंजरस दिस प्रैक्टिस इज, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज नोबडी नोज द मेडिकल कंडीशन, ये क्या हो सकती है। इनफैक्ट आई वुड से अनएडुकेटेड क्लास भी ये काम कर रहा है आज के टाइम में, जस्ट नॉट टू इन्फॉर्म अदर पीपल अराउंड। So this is a very dangerous practice, strictly not recommended. क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें नहीं पता वो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर थी, एक्टोपिक थी। अगर आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ नॉर्मल जो ये मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल है ले लेंगे, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द रप्चर ऑफ एन एक्टोपिक, व्हिच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसीलिए किट्स देने से पहले एक विजिट टू अ डॉक्टर एंड एन अल्ट्रासाउंड आर मैंडेटरी, इट शुड बी डन। It's a must. Yes, definitely a must. The second thing is you also need to know your blood group. If I have a patient who's Rh negative and she's having a pregnancy loss or a miscarriage, induced हो या अपने आप हो रहा हो, we need to give you an injection called an anti-day injection, which prevents isoimmunization, जिससे कि आपकी अगली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो अगर आप बिना अपना ब्लड ग्रुप जाने, बिना जाने प्रेगनेंसी एक्टोपिक है कि यूट्रस में है, आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं, that could lead to a problem now, which can be life threatening, or in future pregnancies. The third thing is आपका hemoglobin, bleeding tendency, clotting profile, ये चीजें भी पता होनी चाहिए। There is a small chance that if you take these medicines, the bleeding might be so heavy, even if pregnancy was inside the uterus, that you may end up coming in an emergency situation to the casualty or the hospital. So वो भी पता होना चाहिए कि आपका baseline hemoglobin कितना था। अगर आपका HB पहले ही 6, 7, 8 है, you're not an ideal candidate to take oral medicines for MTP. So ये सारी चीजें डॉक्टर से पूछकर ही करिए। मैम, सिंस यू मेंशन्ड प्रेगनेंसी जर्नी की बात हम कर रहे हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स आते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज 3, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? And before we sum up this is my question. We'll be coming up all 3 trimesters again with you, one by one, a complete guidance for all 3 trimesters to our viewers. Thank you. So answering your question, I would never say which is most important. All have their own importance. So ऐसा क्यों कहते हैं मैम कि first trimester is the most important one? See, ये ना घर के बड़े बूढ़े लोगों का कहना है जी। No medical books, no scientific person will tell you कि first trimester बहुत जरूरी बना होता है। जी। The reason why they say is because as I told you 10 to 15% चांस होता है मिसकैरेज का। तो लोगों को ये लगता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। आपको जितना ध्यान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखना है, उतना ही सेकंड, थर्ड में भी रखना है। इनफैक्ट कई लोगों में फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज मोर रिलैक्स्ड एंड एंजॉयबल एज कंपेयर टू योर सेकंड एंड थर्ड। द रीजन बीइंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना आप अपने नॉर्मल साइज पर हो। अगर आपको हाइपरेमेसिस यानी वॉमिटिंग, नोजिया नहीं हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं, यू कैन एंजॉय लाइफ एंड डू व्हाटएवर यू वर डूइंग बिफोर प्रेगनेंसी, एक्सेप्ट स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह वगैरह। सो सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते द बॉडी स्टार्ट्स गेनिंग वेट, बिकमिंग बल्की, मूविंग अबाउट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो ईच ट्राइमेस्टर हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। आई वुड नेवर से कि कोई एक ट्राइमेस्टर ज्यादा जरूरी है। Thank you so much, ma'am, for all the information. We'll be soon coming up with all 3 trimesters, trimester 1, 2, and 3 respectively. Thank you. Thanks.